वेलकम बैक बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का चैप्टर 2, और जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि आपका पहला चैप्टर जितना टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, टर्म के हिसाब से इंपॉर्टेंट था बच्चा, उसी तरीके से कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का जो 11th का मैं बात कर रहा हूं चैप्टर 2, उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना आपने एंट्री लिया है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो हम लोग अकाउंटेंसी में क्या सीखने वाले हैं। तो आज पता चलेगा और भी बातें चैप्टर 1 के कंपेयर में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखे समझे, और कहीं भी किसी भी तरीके के ऐसे कोई वर्ड हो जहां पे आपको डाउट नजर आए तो आप जरूर मुझे कमेंट करना। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की जो मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो मैं फर्स्ट का बात कर लिया हूं पिछले वाली वीडियो में। आज जो मैं बात कर रहा हूं चैप्टर 2 का, बच्चा पूरी की पूरी तेरा जो वीडियो क्या है ये थ्योरी बेस है। जैसे कि चैप्टर 1 भी अगर बात करें तो वो क्या था, थ्योरी के ऊपर डिपेंड था। ठीक है ना, हम लोग अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगला जो हम लोग का जो चैप्टर होगा ट्रांजैक्शंस 1, उसमें हम लोग जो है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको उसका भी पहले थ्योरी बताऊंगा। ठीक है ना, और तब हम लोग जो है ना आगे फिर मजा ही मजा आपको अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। सर अभी तक आप थ्योरी बता रहे हैं, आप अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा बच्चा। बस आप पैसेंस रखो। ठीक है, तो चलिए आज भी हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक बेसिक थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो आखिर ये होता क्या है। तो देखिए हम लोग आज जो पढ़ने वाले बच्चा, वो सबसे पहली बात पढ़ने वाले हैं, जो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर जब आप पढ़ लोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या क्या चीज समझ में आ जाएगा। पहली बात ये, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था अकाउंटिंग होता क्या है, लेकिन आज हम लोग जो सीखने वाले हैं ये जो एजम्पशंस होते हैं और अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, एजम्पशंस मतलब मान लेना, ये हम लोग मानने के बेसिस पे, हम लोग थ्योरी के बेसिस पे आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक्सप्लेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमेशा ध्यान रखना कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मालूम होना चाहिए, तभी जो है ना आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने वक्त, जिस तरीके से मान लीजिए अगर आप 10th क्लास में आपने सीखा होगा केमिस्ट्री का केमिकल फॉर्मूला, जिस तरीके से फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए आपने याद किया होगा उसका फॉर्मूला, जिस तरीके से मैथ्स को आपको बनाने के लिए आपने याद किया होगा फॉर्मूला, ठीक है ना, तभी तो क्वेश्चंस बनता है ना। ठीक उसी तरीके से कॉमर्स में अगर बात करें, आप अकाउंटेंसी का अगर पढ़ रहे हैं बुक, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपको वही ट्रिक्स अपनाने हैं जो आपने 10th में किया था। इसका भी यहाँ पे आइटम्स का नाम और उसके साथ साथ आप कहें तो अकाउंटिंग का जो रूल एंड रेगुलेशंस होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग को पता चल जाएगा एक्सप्लेन एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS अलोंग विद देयर ऑब्जेक्टिव्स, बात करेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले डिस्क्राइब द बेस ऑफ अकाउंटिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात यहाँ पे समझते बच्चा, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट। मेन ऑब्जेक्टिव जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग का, सबसे पहली बात ये मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, मेरा मोटिव्स क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों करें। तो देखो ध्यान से, यूजफुल एंड बोला गया रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम लोग को मद्देनजर रखते हुए हम लोग को अकाउंटिंग करने चाहिए और पढ़ने भी चाहिए। ठीक है, ऑफ द बिजनेस के लिए, ऑफ टू वेरियस यूजर्स टू एनेबल। मैंने पिछले वाले वीडियो में बात किया था जब भाई अकाउंटिंग चाहे लो लेवल की मैनेजमेंट की बातें करें या हाई लेवल की मैनेजमेंट की बात करें, मतलब टॉप लेवल की मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है ना, सब लोगों को जो है ना अकाउंटिंग करने पड़ते हैं। ठीक है, जहां पे उसको जरूरत होता है। ठीक है, सो एनेबल देम टू मेक डिसीजन, जुडिशियस डिसीजन, मतलब हम कह सकते हैं जुडिशरी वाला डिसीजन जो होता है। दिस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव ओनली व्हेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो क्या होता है ना, जो भी हम लोग रिकॉर्ड्स करेंगे, जो भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे बच्चा, उसके लिए हम लोग को जो यूनिफॉर्म रूल्स होगा, एक जैसा रूल्स होगा और प्रिंसिपल्स होगा, उसी के आधार पे हम लोग कोई भी चीज को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन जब हुआ अकाउंटिंग, मैंने बताया था ये अकाउंटिंग एक तरीके से ट्रांजैक्शंस की बातें जो करेंगे, जो रिकॉर्ड जो होगा वो एक तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से करेंगे और दूसरा प्रिंसिपल के हिसाब से करेंगे। ठीक है, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन आर कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं गैप।
ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। देखिए इनके अनुसार हम यहाँ पे इनके अनुसार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो गैप की बात कर रहा हूँ बच्चा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके देगा, ये एक ऐसा ब्रांच होते हैं, ठीक है ना, जो कि हम लोगों को ब्रांच मतलब यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की बातें कर रहे हैं जो कि हम लोग क्या देता है, दीज प्रिंसिपल्स आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपके लिए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपको क्या रिकॉर्ड करना है, नहीं रिकॉर्ड करना है, ये बताता है आपको गैप। ठीक है, तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल्स है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको, ठीक है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको गैप बोल रहे हैं, रेफर्स टू द रूल्स गाइडलाइंस एंड अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस। बात समझ में आया? यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, जितने भी हम लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वहां पे रूल एंड रेगुलेशंस की अगर बातें करें, वो सब का सब बिजनेस में गैप ही प्रोवाइड करता है। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे मैंने बताया होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना, नहीं अभी तक पढ़े हो तो मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उसमें आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रूल्स करता है ताकि उसको अंडर में कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। जितने भी कमर्शियल बैंक है किसके अंडर काम करता है, आरबीआई के थ्रू, है कि नहीं। उसी तरीके से ये जो हम लोग गैप की बातें कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट होगा, रूल्स होगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स होगा, ये इसके अधीन जो है ना काम करेगा। भाई तुम इसी नियम के हिसाब से इसको ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसको यहाँ पर रख सकते हो, इसको यहाँ पर रख सकते हो। अब ये कहाँ कहाँ पे, तो डेबिट क्रेडिट जो साइड्स होते हैं, ठीक है ना, जहां भी ट्रांजेक्शन होता है उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट साइड्स हम लोग बोलते हैं, दो साइड्स होते हैं। उसी तरीके से ये गैप जो है ना, वहां पे आपको एक सिचुएशंस देगा, तो आप इसको कहां पर रखने वाले, ठीक है, ये होता है गैप। So these principles have evolved over a long period of time on the basis of experience of the accountants। अभी कौन कर सकता है, किसके पास एक्सपीरियंस होता है, कौन से आइटम्स को हम कहां पर रखें। जैसे बड़े बड़े बिजनेस में आप टैक्स की बातें करते हो, टैक्स एग्जेम्पशंस की बातें करते हो, वेजेस, इनकम, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ये सब हमको कहां पर ट्रीट करना है, कैसे पता चलेगा खर्चा वाला आइटम से, कैसे पता चलेगा इनकम वाला है, ठीक है, इसको कैसे पता चलना है, यही सब पता करना है। हम लोग को कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी सीखने वाले हैं, हम लोग को यही तो सीखना है, आखिर हमको इनकम जो आ रहा है, अब इनकम एक प्रकार के तो होता नहीं, मान लीजिए कोई कमीशन से कमा रहा है, कोई इंटरेस्ट से कमा रहा है, कोई बिजनेस करके मतलब कोई प्रोडक्ट को बेचने से कमा रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो अलग अलग टाइप्स के इनकम मेरे पास है। अब उस इनकम को हम किस तरीके से ट्रीट करें, उसको किस तरीके से लिखें, यही तो हम लोग को सीखना है। और कौन सिखाएगा, वो तो हम सिखेबे करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस नियम कानून कायदे के हिसाब से आप यहाँ पे आके समझो बच्चा। सबसे पहले अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड जो करता है, अकाउंटेंट्स हुआ, कस्टम्स हुआ, लीगल डिसीजंस एक्सेट्रा आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशनल। तो अकाउंटिंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा ही ये चीज को रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वैसे नहीं कोई भी बोल देगा नहीं इसको यहाँ पर रख दो, वहां पर रख दो, ऐसी बातें नहीं। जब तक अकाउंटेंट्स, जब तक ये सब अगर लीगल डिसीजंस नहीं होगा, ये सब जनरली एक्सेप्टेड नहीं होगा, तब तक हम इस सब को लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चा, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब होता है मान लेना, ठीक है ना। तो मान लेना यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं बच्चा, वो किस तरीके से होगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लें। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बात करूं, ध्यान से सुने, मैं जैसे यहाँ पे अगर बात करूं, बोला गया फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। पहली बात मैंने बता दिया पिछली वाले वीडियो में, अकाउंटिंग जो होता है ना बच्चा, एक गोइंग कंसर्न होता है। अकाउंटिंग क्या होता है, एक गोइंग कंसर्न, मतलब ये हमको लंबा सोच रखना है, हमको बिजनेस को लंबा रन कराना है। जब बिजनेस को मुझे अगर लंबा रन अगर कराने हैं, उसके लिए आपको ध्यान ये रखना होगा, गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, मान के चलना है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट एन एंटरप्राइज हैज एन इंडेफिनाइट, मतलब वो अनंत काल तक चलने वाला है, लाइफ एग्जिस्टेंस उसका होने वाला है। सो इट इज एज्यूम दैट द business does not have an intentions to liquidate या scale down its operation and significantly। ऐसा कोई चाहेगा बच्चा, अभी बताओ, अगर आप ही अगर बिजनेस अगर करोगे, ऐसा चाहोगे जो बिजनेस शुरू होते ही बंद हो जाए,
नहीं ना। तो उसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये जो फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है ना, उससे बोला गया ये जो एजम्पशंस, तो हम लोग ये सोच के चलेंगे कि कोई भी बिजनेस लंबा समय तक के लिए चलाना है या चल रहा है, ठीक है, तो उसके जो भी ट्रीटमेंट्स होगा वो किस तरीके से करना है। तो हम हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं, बिजनेस क्या है, एक गोइंग कंसर्न है जो कि एग्जिस्टेंस करेगा, वो जल्दी जो है ना सेटल डाउन होने के लिए या ऑपरेशंस को बंद करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हम कहां कहां तक जो है ना उपाय कर सकते हैं, इसको कहां पे ला सकते हैं, ये जो हम गोइंग कंसर्न बात करते हैं, ये गोइंग कंसर्न का जो रिलेवेंस है, ठीक है, ये कहां पे रिलेवेंट, रिलेवेंस मतलब रिलेवेंट कहां पे ये उपलब्ध हो सकता है। पहली बात ये, डिस्टिंक्शंस इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग कहां पे इसको यूज कर सकते हैं गोइंग कंसर्न के हिसाब से, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब ये हुआ बच्चा, जैसे मान लो आपने मशीन की बात बोला, जैसे आपने मशीन खरीदा, ठीक है ना, आप मशीनरी की बात कर लो, ठीक है, उसी तरीके से आप लैंड की बात कर लो, ठीक है, ये सब फिक्स एसेट है। और जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आप मान लीजिए इस पे अगर आप खर्चा कर रहे हो, इस पे अगर खर्चा कर रहे हो, तो बिजनेस इसका मतलब ये आप लंबा सोच के लिए चलाने हैं, आप फैक्ट्री डाल लिए, उसके लिए आपने मशीन लैंड ये सब परचेज कर लिए, इसका मतलब यही माना जाएगा आप बिजनेस को लंबा सफर तक के लिए मतलब गोइंग कंसर्न सोच के हिसाब से बना रहे हो। तो रिलेवेंट कहां पे होता है, रिलेवेंट कहां पे होगा गोइंग कंसर्न, जो हम लोग एजम्पशंस की बात कर रहे हैं बच्चा, तो एजम्पशंस मान लेंगे मैं बिजनेस लंबा सफर के लिए कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, जो वैसे एक्सपेंडिचर्स होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिससे हमको लॉन्ग टर्म में बाद में प्रॉफिट होगा, तुरंत प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप मशीन लिए हैं या एडवर्टाइजमेंट अगर आप कराते हो, तो एडवर्टाइजमेंट का थोड़ी है आज एडवर्टाइजमेंट किया आज ही आ जाएगा, हो सकता है कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद वो एडवर्टाइजमेंट का जो है ना हमको बेनिफिट मिले, जहां पे हमने होल्डिंग या वगैरह वगैरह हमने लगाया है कि नहीं। तो आप सोच सकते हो ये होता है आपका रिलेवेंट, यहां पे होगा। फिर क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इनटू करंट एंड नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है भाई, जो अगर हम गोइंग कंसर्न के हिसाब से बिजनेस को अगर चला रहे हैं, तो हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं जो कौन सा मेरा करंट एसेट होगा, कौन सा मेरा नॉन करंट एसेट होगा, कौन सा मेरा करंट लायबिलिटीज होगा और कौन सा मेरा नॉन करंट लायबिलिटीज होगा। करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है जो एक साल के अंदर हम उसको पैसा दे देंगे, वो होता है करंट लायबिलिटीज। और जो नॉन करंट लायबिलिटीज होता है जो खासकर लंबा समय के लिए होता है, जैसे हम लोन की बातें कर सकते हैं, डिवेंचर्स की बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से एसेट की बातें करें बच्चा, तो एसेट में जो करंट एसेट की बातें करते हैं, तो करंट एसेट वैसे एसेट को बोल सकते हैं जहां पे तुरंत जैसे एक साल के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे उसके लिए आप डेप्टर्स की बातें करो, स्टॉक्स की बातें करो, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, एक तरीके से करंट एसेट होता है। तो ये सब एक चीजें हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अभी आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो है ना समझने होंगे जो कहां पे किस तरीके से यूज होगा। फिलहाल ये रिलेवेंट यहाँ पे है, ये तो बात समझ में आ गया। आप तीसरी पॉइंट से अगर बात बताए बच्चा तो बोला गया है डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट। हमेशा ध्यान रखना, डिप्रिसिएशन जो होता है वो हमेशा फिक्स एसेट पे लगता है, आगे चल के सीखेंगे, ठीक है, 11th क्लास में सीखेंगे, चैप्टर है हम लोग का डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन हमेशा जो लगता है वो फिक्स एसेट पे। सर फिक्स एसेट क्या होता है, तो सर फिक्स एसेट ये होता है जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है ना, जो लंबा समय के लिए आप जो उसको यूज कर सकते हो ना, वैसे वाले को आप लोग क्या बोलिएगा, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो डिप्रिसिएशंस का मतलब होता है वेयर एंड टियर, टूट फूट गया, जंग लग गया, उसके वैल्यू में कम हो गया, ठीक है ना, उसके वैल्यूएशंस क्या हो चुका है, कम। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आप कोई अगर गाड़ी लेते हो, मोटरसाइकिल लेते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान लेते हो, जितना में लेते हो क्या उसको 2 दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद जब उसको बेचते हो, क्या आपको उतना वैल्यू कोई देगा, नहीं देगा, मतलब वो डिप्रिसिएशन चार्ज मान के चलो कट लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिलेवेंट होता है क्योंकि गोइंग कंसर्न के हिसाब से हमने सोचा अकाउंटिंग करना है, तो यहाँ पे हम लोग रिलेवेंट कर लेना है, ठीक है। एंड फिक्स एसेट अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड बुक ऑफ वैल्यू विदाउट हैविंग रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिक्स एसेट पे लगवे करेगा, और बोला गया फिक्स एसेट जो होता है वो कहाँ पे दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में। जैसे मैंने आपको पहला चैप्टर अगर बात करें, मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बैलेंस शीट आपको दिखाए थे, ठीक है। अगर आपको पहला चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आपसे अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे अगर बात करें बच्चा तो ये बात समझ में आ गया, जो डिप्रिसिएशन जो हमेशा लगेगा वो फिक्स एसेट पे ही लगता है। अब बोला कि फिक्स एसेट अपीयर इन द बैलेंस शीट एट अ बुक वैल्यू, तो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू के हिसाब से, मतलब जितने भी मुझे डिप्रिसिएशन होगा उसको काट के, ठीक है ना, ये तो वैसे तो लिखा रहता है, अपीयर जो रहेगा वो बुक वैल्यू, मतलब मान लीजिए आप कोई मशीन अगर खरीदे हो 5,000 का, तो 5,000 जो है ना आपको बैलेंस शीट में वो दिखेगा, लेकिन उसमें जो है प्रोविजंस वो काटने उठने के बाद जो बचे विदाउट हैविंग रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो बात की बात है, लेकिन फिक्स एसेट आपको दिखेगा, लेकिन बैलेंस शीट में जब दिखेगा वो बुक वैल्यू के हिसाब से दिखता है। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है सब धीरे धीरे हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है, मतलब बुक में लिखा हुआ रहेगा, मतलब बैलेंस शीट में लिखा हुआ रहेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया यहाँ बचा कंसिस्टेंसी एजम्पशंस। कंसिस्टेंसी एजम्पशंस क्या होता है, बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशंस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड should be applied consistently year after year. So this will be ensure a meaningful study of the performance of the other business for a numbers of years. तो हम लोग मान के चलेंगे कंसिस्टेंसी एजम्पशन, मतलब मान के चलेंगे तो हर एक साल लगभग में कुछ इस तरीके से ही इसका कंसिस्टेंसी चल रहा है, ठीक है। और उसमें कौन कौन सा आइटम्स आ सकते हैं आगे समझते हैं। बोला गया कंसिस्टेंसी एजम्पशंस डज नॉट मीन दैट पार्टिकुलर practices once adopted and cannot be changed. The only requirement is that when a change is desirable, it should be fully disclosed in the financial statements along with its effect in incomes and statement, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चा, जो हम लोग कंसिस्टेंसी एजम्पशंस मान के ये चल सकते हैं, ठीक है ना, ये पार्टिकुलर प्रैक्टिसेस के हिसाब से नहीं है, बस इतना समझ लीजिए हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशंस अकाउंटिंग के लिए, वो बोला गया वन सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। जो भी करेंगे एक साल के बाद वो चेक करना पड़ेगा क्या वो कंसिस्टेंटली कंसिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट देखो, अभी यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होता है आपको पता ही होगा। तो बोला कि एनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मे बी चेंज इफ द लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड सो टू मेक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल एंड ट्रांसपेरेंट। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट जो होता है वो किसी भी कंपनी का एक ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, जो कंपनी ने कितना कमाया, कितना उसके पास धन संपत्ति है, वेल्थ पावर है, ठीक है ना, उसके लिए क्या होता है हम लोग एक बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या है, जो कोई भी अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होगा वो चीज अगर कोई रूल एंड रेगुलेशंस अगर हो रहा है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखते हुए उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रूल्स एंड रेगुलेशंस की बातें बोल रहा है चेंज हो चुका है, तो हम लोग जब उसका ट्रीटमेंट करेंगे, हिसाबबारी करेंगे, तो उसमें भी आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं अमेंडमेंट्स जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है उसमें चेंज होते रहता है, उसके आधार पे ही सब लोगों को जो उसको मानना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस एक ऐसे चीजें होती है बच्चा जहां पे तय किया जाता है जो आपको अब ट्रीटमेंट कितना पे करना है, आपको हिसाब परसेंटेज डिस्काउंट या हम कह सकते हैं डिप्रिसिएशन आपको अब कितना परसेंटेज लेने हैं या क्या करना है, ठीक है ना, वो कौन डिसाइड करेगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन बनाता है वो हम लोग आगे पढ़े। अब बोला कि ये बैलेंस शीट जो है कहां पर रिलेवेंट होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रेलेवेंस। बोला कि इट हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजंस। बैलेंस शीट एक मैनेजमेंट का डिसीजंस होता है। जैसे मान लो आप किसी भी कंपनी के अगर आप ऑनर हो तो आपके पास जब बैलेंस शीट आएगा, बैलेंस शीट मतलब क्या, कितना मुझे देने हैं मेरे पास कितना है, वो ट्रांसपेरेंसी होता है, एक तरफ एसेट दिखेगा एक तरफ लायबिलिटीज दिखेगा, तब आप डिसाइड कर सकते हैं मुझे बिजनेस को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो रिलेवेंस होता है बच्चा वो एक हेल्प करता है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, एज दे कैन कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ करेंट ईयर विथ दैट और प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, ठीक है ना, या आगे मुझे क्या करना है उस बैलेंस शीट को देख के एक तरीके से आप ये कह सकते हो आपने पूरे साल में कितना कमाया कितना नुकसान किया। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उसमें बहुत सारे आइटम्स लिखे हुए रहते हैं, बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे पता चल जाता है किससे, बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ये जो रिलेवेंट होता है बैलेंस शीट, ये मैनेजमेंट के लिए जो है ना सही होता है, और मैनेजमेंट जो है ना डिसीजन ले सकता है किसके हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से। अब जो हम लोग देखने वाले हैं अभी तक जो हम रिकॉर्ड करेंगे आगे चल के वो समझ जाओ। पहला जो हम बात कर रहे हैं एक्रुअल एजम्पशंस। एक्रुअल बेसिस का मतलब होता है मान लेंगे जो फ्यूचर में ही ऐसा ही होगा,
एक्रोल बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक्रोल बेसिस का मतलब क्या होता है बच्चा, मान लेंगे जो आगे 1 साल के बाद वो ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने इसको ट्रीट किया, वहां पे कैश की बातें नहीं, ठीक है ना, मान लेंगे जो ऐसा ट्रांजैक्शंस की बातें हो रहा है और ऐसा होता रहेगा, उसको हम ट्रीटमेंट एक एक्रोल बेसिस पे कर देंगे, ठीक है। तो बोला गया एज पर एक्रूअल assumptions ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज दे सॉरी व्हेन दे आर अर्न या इनकर्ड इट इमटेरियल वेदर द कैश इज रिसीव या पेड एट द टाइम या ट्रांजैक्शंस ऑन अ लेटर डेट। कहने का मतलब वही है, क्या वो कैश ट्रांजैक्शंस हुआ है या नहीं हुआ है, क्या वो बाद में पैसा देगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग जो है ना एक्रूअल ट्रांजैक्शंस या एक्रूअल एजम्पशंस के हिसाब से ट्रीटमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ पे राम परचेज, ठीक है ना, राम अगर हिंदी में अगर बात करें, मान लीजिए हम ये कहते हैं राम ने 5,000 का मशीन खरीदा। अब राम ने 5,000 का मशीन खरीदा, मान लीजिए राम ने किसी को पैसा दिया या नहीं दिया। अब किसी भी ट्रांजैक्शंस में अगर नाम अगर रिलेट करता है तो वहां पे सीधा सीधा, अच्छा कुछ भी अगर कैश की बातें नहीं है तो मान लेंगे वो उधारी लिया है। अब वही अगर मान के चलते हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा राम 5,000 का नगद मशीन खरीदा, इसका मतलब ये हुआ वो कैश ट्रांजेक्शन। नगद मतलब क्या, कैश। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं राम परचेज अ मशीनरी। यहाँ पे कोई भी जो है ना कैश की बातें नहीं है, तो मान के चलेंगे यहाँ पे एक्रूअल बेसिस के हिसाब से यहाँ पे राम ने उधारी लिया है, तो राम का नाम जो है ना उसके खाता में लिखा जाएगा, राम के खाता में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसी शब्द को इस तरीके से स्टेटमेंट को अगर मैं बोलूं, राम परचेज अ मशीनरी फॉर कैश, ठीक है ना, मतलब कैश के बेसिस पे जो है ना उन्होंने लिया, ठीक है ना, कैश पेड करके लिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब राम का नाम नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किस बेसिस पे हो गया है, कैश के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग को देखना पड़ेगा कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हुआ भी है ट्रांजैक्शंस या नहीं हुआ। तो पहली बात अकाउंटिंग में देखना पड़ता है क्या ट्रांजैक्शंस हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शंस होने के लिए यहाँ पे बहुत सारे हम लोग को एक्रूअल एग्जम्पशंस की बातें समझना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल से हिसाब के आपको समझाते हैं। जैसे देखिए लिखा यहाँ पे इफ ए क्रेडिट से, क्रेडिट मतलब उधारी, ठीक है ना, 2 महीनों के लिए बेचा गया, 15,000 लिखा हुआ इज मेड ऑन 15 फरवरी 2016, then the revenue earned is to be recorded on 15 February 216, not on the date when the cash is realized, so there after 2 months। इसका मतलब यही हुआ, बोला कि सामान जो है ना उधारी पे बेचा गया है, लेकिन जो है ना उसको बोला गया 15 फरवरी 2016, लेकिन रेवेन्यू जो अर्न का जो रिकॉर्ड होगा वो 15 फरवरी 2016 को होगा, या बोला गया ऑन द डेट व्हेन कैश इज रियलाइज्ड या आफ्टर 2 मंथ्स। अब बताओ, किसी को आपने सामान बेचा, कहने का मतलब यहाँ पे ये बोला है, ठीक है, आप किसी को आप सामान बेचे हो तो बोला है 2 महीने के बाद दे देंगे, तो आप उसको ट्रांजेक्शन क्या करोगे, तो आप ट्रांजेक्शन जिस दिन मिलेगा उसके हिसाब से आपको लगेगा हाँ ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन हम उसको एक्रूअल बेसिस के हिसाब से क्या मान लेंगे, हाँ ट्रांजेक्शन उसी दिन हो गया था, हमने उसको सामान बेच दिया था। अब वो 2 महीने के बाद आपको पैसा दे रहा है, रियलाइज किया गया, आपका पैसा मिला गया, तो रिकॉर्ड वो 2 तारीख वाला ट्रीटमेंट के हिसाब से मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक्रूअल बेसिस पे भी ट्रांजेक्शंस करना सीखेंगे। अब आगे बोला गया a case of expenses if at the end of the year salary for 2 months is due to but not paid। अब मान लीजिए सैलरी जो है ना 2 महीने का बाकी है, उसको पेड नहीं किए, then the expenses of salary will be recorded in the current year in which the salary is due। सैलरी ड्यू है लेकिन रिकॉर्डेड जो है ना वो किया है, सो नॉट इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन इट विल बी पेड। तो नेक्स्ट ईयर में नहीं जाएगा, पिछले साल में ही वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये एक एक्रूअल बेसिस पे हम लोग उसको ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब 2 महीने का सैलरी बाकी था जो हमने नहीं दिया, अब उसका ट्रीटमेंट अगला महीना में अगला साल में नहीं होगा, उसी फाइनेंशियल ईयर में ट्रीटमेंट करके हमको खत्म करना पड़ेगा,
ठीक है। अब मान लीजिए एडवांस दे दिया जाएगा तो वो भी हमको उसी फाइनेंशियल ईयर में जो है ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, आगे नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे बात समझ में आ जाएंगे। अब यह बोला इसका रिलेवेंट क्या है, इसको हम कहां पे देख सकते हैं, तो बोला कि अर्निंग ऑफ रेवेन्यू एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सपेंसेस कैन बी एक्यूरेटली मैच टू बी पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो हमने बातें किया यहाँ पे, क्या बातें किया, ये एक्रुअल एजम्पशंस के हिसाब से जो मेरा कितना क्रेडिट का मतलब कितना उधारी दिए हैं और कब मुझे पैसा मिला है, वो दोनों मैच करना चाहिए ना। अब मान लो राम को आपने बहुत सारे ऐसे सामान बेचा है, वो कभी पैसा दिया कभी पैसा नहीं दिया, तो उसके जो अकाउंट है वो तो मैच करना चाहिए उसी फाइनेंशियल ईयर। सब बात की एक बात, इसका मतलब यही हुआ जब आप हिसाब करने बैठो तो आप देख लो एक साल के अंदर में कितने ट्रांजैक्शंस हुआ है, कितना उधार लिया, कितना नगद लिया, कितना पैसा दिया है कि नहीं, तो सब क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो अकाउंटिंग जो होता है एक मैचिंग कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है ना, मैच करना पड़ेगा कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ, तो हम लोग ये भी सीखेंगे, ठीक है। अब ये बातें समझ में आ गया। अब आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है बच्चा, देखो अकाउंटिंग एंटिटी, एंटिटी का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो हर एक बिजनेस में जो भी बिजनेस ऑनर्स होता है उसका अपना एक सेपरेट एंटिटी होता है, एक तरीके से पहचान होता है ना। तो उसी के हिसाब से हम लोग को जो है ना उसके एंटिटी को भी देखना पड़ेगा, उसके गुडविल को भी देखना पड़ता है, आखिर उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए, ठीक है। सो एन एंटिटी हैज टू बी सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑनर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स बिजनेस इज ट्रीटेड as an entity so which is separate and distinct from its owner के हिसाब से ध्यान रखना है। therefore transactions are recorded and analyzed एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एक साल में जितने भी खर्चा वर्चा हुआ है, ठीक है ना, वही स्टेटमेंट को हम लोग बनाते हैं जिसको बैलेंस शीट के नाम दिया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट द ऑनर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑनर का एंटिटी अलग है, बिजनेस का एंटिटी अलग है। कहने मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए अगर मैं भी अगर कोई बिजनेस अगर कर रहा हूं, मेरा पहचान मेरा हिसाब जो होगा वो अलग है और कंपनी का हिसाब क्या है, अलग है। कंपनी का अपना एंटिटी है, ठीक है ना, मेरा अपना एंटिटी है, तो हम दोनों को मिलाएंगे नहीं, दोनों रिलेवेंट जगह पे कहाँ पे, तो भाई जब बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे, और मेरा पर्सनल जो एग्जिस्टेंस है ऑनर के हिसाब से वो अलग चीज है। कहने मतलब यहाँ भी हुआ द ऑनर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर्स फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया तो वो तरीके से क्रेडिटर से हुआ, ठीक है। सो इन दिस बिजनेस सो दैट टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम, वो एक कैपिटल इन्वेस्टेड माना जाएगा। मतलब मैंने कोई बिजनेस अगर शुरू किया उसमें मैंने पैसा लगाया, मैं वहां पे क्रेडिटर्स बन चुका हूं, ठीक है ना। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस लाइक एनी अदर बिजनेस एक्सपेंसेस, हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज अ ड्राइंग। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो भी अगर कंपनी के ऑनर्स होते हैं, अगर वो बिजनेस से कोई भी अगर प्रोडक्ट यूज अगर करता है वो अपने आप को ड्राइंग मान ले, ठीक है। अब बोला गया लीडिंग टू द रिडक्शंस इन कैपिटल, जो कि उसके कैपिटल से माइनस होता है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब बैलेंस शीट में ड्राइंग क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो कहने मतलब ये हुआ बच्चा, जो हम लोग अकाउंटिंग एंटिटी की बात कर रहे हैं वो सब अलग अलग होता है। अब ये नहीं बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा किराना की दुकान है, 4 किलो तेल लेके चले गए, अब बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है बिजनेस अकाउंटिंग में। बिजनेस अकाउंटिंग में उसका भी हिसाब होगा। अच्छा, उसमें भी सैलरी दिया जाए, बड़े बड़े कंपनियां क्या होता है, बड़े बड़े कंपनियां में जो ऑनर होता है ना वो अपने आप को भी सैलरी देता है, ठीक है ना, और सैलरी मतलब लेता है तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक सेपरेट एंटिटी है, सबके एक्के में खिचड़ी मिला देंगे, बोलेंगे नहीं बिजनेस में है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी बिजनेस से अगर पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए तो आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। कोई सामान अगर आपने लिया है अपने बिजनेस में से तो आपके कैपिटल कहने मतलब ये हुआ बैलेंस शीट में अगर कहें तो आपको लायबिलिटी साइड में जो है ना आपको कैपिटल्स दिखता है, ठीक है, जो कि मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में आपको दिखाया। तो बैलेंस शीट में से क्या होगा, जो लायबिलिटी साइड तरफ अगर कैपिटल लिखते हो उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कम होता है। और हम लोग ऐसे नहीं, हाँ अपने खाता में लिख ले अपना ही दुकान है, हाँ दुकान है वो अलग बात है, लेकिन हिसाब होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट मैच करना चाहिए।
ठीक है, इसीलिए सबका अपना एक, अगर कहें तो अकाउंटिंग एंटिटी होता है, सब अपने अपने जगह पे, चाहे प्राइवेट खर्चा हो चाहे कुछ भी हो भाई, उसको खाता में तो लिखना पड़ता है। ठीक है, अब आगे समझो, बोला गया मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स। देखिए यही बात होता है बिजनेस, और बिजनेस का मतलब अर्निंग, और अर्निंग का मतलब तो पता ही है, इसमें कोई इमोशंस की बातें नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब आपको कमाना है तो कमाना है, आपको कोई इमोशंस की बात, कमाना कहने का मतलब ये हुआ वो इनकम में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मनी जो है ना वो एक मेजरमेंट प्रिंसिपल्स होता है, हिसाब करने के लिए होता है। So according to these principles, only those transactions that are measurement in money or can be expressed in टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि बिजनेस में हमेशा जो है ना इन टर्म्स ऑफ मनी को ही हम लोग मेजर कर सकते हैं, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइज का मतलब यही हुआ कि कोई भी एक ट्रेडर्स है, दुकानदार है जो अपना बिजनेस चला रहा है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। सो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स लाइक डेथ ऑफ एनी एम्प्लॉय या मैनेजर्स, स्ट्राइक्स, डिस्ट्रीब्यूट एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड टू एट ऑल। ये सब रिकॉर्डेड नहीं होगा। इवन थ्रू दिस ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस सिग्निफिकेंटली। तो मतलब यही समझ में आना चाहिए बच्चा आपको कि भाई जो आप देख रहे हो बिजनेस के बारे में, तो बोला कि ये एक मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करता है। ये हमेशा मनी के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नॉन मॉनेटरी इवेंट्स की बातें नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब चाहे हम इमोशंस की बातें करें, डेथ की बातें करें, स्ट्राइक्स की बातें करें, ये सब कोई रिकॉर्ड्स नहीं होगा, सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है, मनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका लिमिटेशंस क्या है, जब हम लोग अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग करने के लिए क्या क्या थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो बोला कि लिमिटेशन, तो लिमिटेशंस क्या होता है, डिसएडवांटेज। क्या चीज के, अकाउंटिंग थ्योरी की अगर बात करूं यहाँ अभी जो बताए हैं उसके हिसाब से बोला कि यहाँ पे लिमिटेशंस के लिए इट इग्नोर्स द क्वालिटिव एक्सेप्ट, अगर देखा जाए इफिशिएंट ह्यूमंस आर रिसोर्सेज एसेट, सैटिस्फाइड कस्टमर्स एसेट एंड डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज लायबिलिटीज। देखिए मतलब ये आप मनी मेजरमेंट के हिसाब से समझ में आ गया, जब भाई बिजनेस है तो मनी के हिसाब से मेजर किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन बोला कि इसकी लिमिटेशंस अगर देख लिया जाए तो लिमिटेशंस बोला गया है वैसे क्वालिटिव एक्सपेक्ट को इग्नोर किया जाता है, जहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज अगर मान लीजिए क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है। कस्टमर अगर सेटिस्फैक्शन हुआ है तो वो भी आपका एसेट ही बनेगा ना, है कि नहीं है। अगर मान लीजिए आपके कोई भी बिजनेस में अगर आपके पास जो लोग काम कर रहा है जिससे कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट होगा, है कि नहीं है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर अगर बात करें कस्टमर, तो आपके कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस यूज करके वो कस्टमर पूरे तरीके से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, तो आपके लिए वो क्या बनेगा, एसेट बनेगा। उसी तरीके से मान लीजिए कोई ऐसे इंप्लॉयज हैं जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है, वो आपसे संतुष्ट नहीं है, तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी मतलब करेंसी का वैल्यू क्या है, तो बोला कि भाई वैल्यू ऑफ मनी करेंसी इज नॉट स्टेबल। बात तो सही है, वैल्यू ऑफ मनी जो करेंसी का होता है वो हमेशा अप एंड डाउन चलते रहता है। ये नहीं जो बिजनेस एक बार चल गया तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ऐसी बातें नहीं होता है। तो अकाउंटिंग थ्योरी में हम लोग ये सीखने को मिलेगा भाई, या सीख रहे हैं, अभी बता रहा हूं मैं भाई, ये मनी जो होता है ना कभी ऊपर कभी नीचे, और ये इस तरीके से स्टेबल नहीं होता है। सो टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिंपल रिलेवेंट, जो भी रिलेवेंट होगा उस समय जो भी आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल and homogeneous fact are expressed in a common use of measurement, so money which is not stable। तो ध्यान रखना है मनी कभी स्टेबल नहीं होते हैं, वैल्यू उस समय आपको जो नजर आएगा उसी तरीके से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले $1 का वैल्यू इतना था, अभी $1 का वैल्यू इतना है, मैंने पहले जितना पढ़ा था उसी हिसाब से ट्रीट कर देना है, ऐसा कतई नहीं है। मतलब उस समय जो होगा उसी हिसाब से आप ट्रीटमेंट करना सीखोगे। ठीक है, आगे बोला गया अकाउंटिंग पीरियड्स और प्रिंसिपल्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स the life of an enterprise is divided into a smaller periods so that its performance can be measured at regular intervals। तो अकाउंटिंग पीरियड में अगर बात करें एक रेगुलर समय के साथ है ना उसको मेजर्स किए जाते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, इस तरीके से। ठीक है, सो दीज स्मॉलर पीरियड्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, छोटे छोटे एक ड्यूरेशन में जो है ना हिसाब किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड बोला गया इज डिफाइंड एज द इंटरवल ऑफ टाइम at the end of
which the profit and loss account statement and the balance sheet are prepared so that our performance is measured as regular interval and decisions can be taken at the appropriate times. Accounting period is usually as a period of 1 year. तो वैसे बोला कि ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके 11th में पूछ दिया जाता है। अकाउंटिंग ईयर किसको कह सकते हैं? अकाउंटिंग ईयर यूजुअली क्या होता है बच्चा? 1 साल का ही होता है। फाइनेंशियल ईयर भी एक तरीके से 1 साल के ही होता है, लेकिन जहां तक यहाँ पे अगर हम आपको बता दूं तो हिसाब की करने की जरूरत, तो कोई बहुत सारे ऐसे कंपनियां होती है हर एक 3-3 महीने पे जो है ना वो अपना एक अकाउंटिंग करवाते रहता है। क्या है? काहे को आगे के अपने डिसीजंस को सही तरीके से कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से भी काम चलते रहता है। अब आगे देखते हैं इसका रिलेवेंस क्या हो सकता है। तो रिलेवेंस की अगर बात करें तो दिस assumptions requires the allocation of expenses between capitals and revenue। तो कितने मुझे जो है ना कैपिटल्स लगाने हैं, कितने मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है, कितने मुझे खर्च करना है, एक तरीके से यहाँ से बातें पता चल जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो रिलेवेंस है, क्या चीज का रिलेवेंस? अकाउंटिंग पीरियड्स का। वो एक है एक्सपेंसेस को पता करने के लिए, एक है रेवेन्यू और कैपिटल्स। Portions of capital expenditures की बात करें so that is consumed during the currency year in charge to the income statement. So and the remaining portions that the unconsumed portion is so as asset in the balance sheet। मतलब यहाँ पे देख लो बच्चा, एक तो समझ में आ गया। so portions of capital expenditure, आपके पास कैपिटल्स है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या है? कैपिटल से माना जाएगा। तो आपने खर्चा किया और उसके साथ जो भी कंजम्पशंस की बातें बताया जा रहा है जो करंट ईयर में हुआ, चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा। और उसके बाद जो भी अगर बच गया पोर्शंस सो दैट द अनकंज्यूम्ड माना जाएगा, मतलब वो कंजम्पशंस में नहीं माना जाएगा और उस अनकंजम्पशंस को हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। ठीक है, एज पर द इनकम टैक्स लॉ, टैक्स ऑन इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ध्यान रखिएगा ये सब डेट, यही सब तो बेसिक सीखना है पहले, ये सब तो पता हो जाना चाहिए ना। हम क्या बोल रहे हैं? कोई भी अगर इनकम टैक्स होता है, ठीक है, या हम इनकम टैक्स की बातें करें या हम जो है ना कोई भी प्रोडक्ट की टैक्स की बातें करें, वो जो कैलकुलेट किया जाएगा बच्चा, वो 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक काउंट होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम बात कह सकते हैं, एक और होता है जिसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर जो होगा वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक को हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। उसमें एक खास इंटरवल पे जो भी अकाउंटिंग करवाते हैं वो अपने बिजनेस में हिसाब करते हुए रहता है। ठीक है, तो यहां से बात पता चल गया फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं? जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो काउंट किया जाएगा उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, चौथी पॉइंट, timely decisions for the cooperative measures can be taken by the management by the using these financial statements। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो एक बैलेंस शीट को हम लोग कह सकते हैं, जिससे क्या होता है बच्चा, मैनेजमेंट जो होता है उस कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने तरीके से डिसीजन ले लेता है जब भाई हमको फ्यूचर्स में कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए क्या ठीक ठाक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रहा है। चलो अब आगे की ओर समझते हैं। ये सब बेसिक है, समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक अगर आप नहीं समझते बच्चा, फिर क्या प्रॉब्लम हो जाता है। कैसा प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम यही कि हम लोग फिर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं जर्नल एंट्री को, लेजर्स को, बैलेंस शीट्स को। ठीक है, अब बोला यहाँ पे 4th पॉइंट्स, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन related to the economic affairs of the entity should be completely disclosed in its financial statements and the company notes to accounts। So the financial statements should act as means of conveying and not cancelling at the informations। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एक कन्विंस वाले पेपर होते हैं, जिससे क्या होता है, हम मान के चलते हैं चलो यही बात हुआ होगा, उसको फुल डिस्क्लोजर कर देते हैं, चलो सब हिसाब पक्का है, चलो कहानी खत्म। सो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी रिजल्ट इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द parties may be able to take sound decisions
ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो यही होता है हम लोग का फुल डिस्क्लोजर। एक सिंपल सा वर्ड में अगर बताए ना, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मैंने बता दिया, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरीके से बैलेंस शीट होता है उसी तरीके से फुल डिस्क्लोजर का आप समझ जाओ। जब फुल डिस्क्लोजर एक बैलेंस शीट को देखते हुए ये पता कर लेता है भाई जो भी बातें हैं इस बिजनेस का वो एक तरीके से सही है, उसको फुल डिस्क्लोज कर देता है। उसी बेसिस पे, उस बैलेंस शीट के बेसिस पे ही क्या करता है, वो डिसीजंस ले सकता है, उसी को फुल डिस्क्लोजर बोल सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए एग्जांपल के लिए फुट नोट सच एज, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटीज, द कंटीजेंट लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट टू द बोला गया टू अ क्लेम ऑफ वेरी बिग अमाउंट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस आर पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो भी कंटीजेंट लायबिलिटीज होगा उस कंटीजेंट लायबिलिटी को जो भी कोर्ट ऑफ लॉ कहेगा उसके हिसाब से पेड किया जाएगा। चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशंस, ये भी जो है डिप्रिसिएशन का जो मेथड है ये भी चेंज हो सकता है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी जो है ना चेंज हो सकता है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना, सब सीखना पड़ेगा। मेटलिटी प्रिंसिपल्स, तो मेटलिटी प्रिंसिपल किसको बोल सकते हैं, बोला कि डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट is compulsory but it does not imply that even those figures which are irrelevant, तो फिगर वही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा यहाँ पे आके जो रिलेवेंट होगा। इरिलेवेंट अगर होता है तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, आर टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज आइटम्स और इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज हुआ है, ठीक है ना, दैट हैव मटेरियल अफेक्ट आर द रिलेवेंट टू द यूजर्स। सो and items having an insignificant effect या being irrelevant to users need to be disclosed. So separately it may be merged with other items. तो items मतलब कोई वस्तु की बात कर रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं बेंच का, डेस्क का, बोर्ड का, ये सब क्या है एक तरीके से आइटम्स है, ठीक है ना। इसको कहाँ पर हमको डिस्क्लोज करना है, ये आपके पास if the knowledge about any information is likely to be affect the users decisions, it is termed as material information. मटेरियल ही आइटम्स, ठीक है। तो आपके पास मटेरियल्स का नॉलेज होना चाहिए, तो हम बोलते हैं मेटलिटी प्रिंसिपल। जैसे आगे हम आपको सिखाएंगे, जो आपके पास जो लैंड है उसको आपने कैश परचेज किया तो उसको कहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, जर्नल एंट्री में कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। तो ये एक तरीके से जो मटेरियल है, जो आइटम्स है, ठीक है ना, आप कोई गुड्स परचेज किया, ठीक है ना, आपने कोई चीज को सेल किया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसी को मटेरियल, आपके पास जो मटेरियल बातें हो रहा है ना, वो मटेरियल कैसा है, वो मटेरियल क्या रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है। अगर जो रिलेवेंट होगा उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, यही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। So it should be बोला गया noted that in items of material for one enterprises may be not be material for the another enterprise। को एग्जांपल्स में आपको समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, an examples के लिए 50,000 is immaterial for enterprises having a turnover 100 crore but it is immaterial for enterprises having turnover बोला गया 10 करोड़ 10 लाख, ठीक है। 50,000 बोला गया यहाँ पे इमेटेरियल इंटरप्राइजेस है, लेकिन उसका टर्न ओवर दिया रहा है 100 करोड़, बट ये 100 करोड़ बोला गया यहाँ पे, बट इज मटेरियल फॉर एंटरप्राइजेस हैविंग कितना टर्न ओवर के हिसाब से होना चाहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए 10 लाख होना चाहिए। 50,000 का चीजें दिया गया, तो यहाँ पे एक तरीके से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के हिसाब से यहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पे प्रूडेंसी प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग टू दिस प्रिंसिपल्स prospective profit should not be recorded but all prospective losses should be immediately be recorded. The objectives of this principle is not to overstate the profit of the enterprises. So in any case and this concept ensure that realistic pictures होना चाहिए, ठीक है ना। The company is portrayed when different equally acceptable alternatives method are available. The method, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर देखें वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ कॉस्ट या रिलायबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। फिर प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स आर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स ऑन द डेब्टर्स इज मेड। कहने मतलब ये जो है ना, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का कैसे करेंगे, ठीक है ना, कॉस्ट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, डेब्टर्स जो है जो मुझे पैसा देगा, ठीक है ना, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये सब सीखने वाले, ठीक है ना। फिर बोला कॉस्ट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड asset is recorded in the books of account at the original cost, compromise of the cost of acquisitions,
ठीक है, तो यहां पे हम लोग इस वीडियो में यही सब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्रिंसिपल समझ में आ गया। अकाउंटिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम लोग करेंगे। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे। कंप्रोमाइज ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस मतलब लेना, ठीक है ना। सो एंड ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज, दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग transactions for the asset. Since the acquisition cost relates to the past, it's referred to as the historical cost. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात कर लूं बच्चा, देखो यहां पे आपको अच्छे तरीके से धीरे धीरे आपको हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। बोला गया मशीनरी वाज परचेज मतलब खरीदना। आप समझो मशीन को खरीदा गया यहाँ पे 1.5 लाख, ठीक है, इन कैश। ₹20,000 वाज स्पेंट मतलब खर्चा। तो यहाँ पे आपको मैं हिसाब करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे 1.5 लाख रुपया का मशीन खरीदा कैश में, उसमें 20,000 रुपया खर्चा किया और उसके बाद बोला कि इंस्टॉलेशन के लिए लगाने के लिए, और देन 1,70,000 विल बी रिकॉर्डेड एज द कॉस्ट ऑफ मशीन in the books and depreciation will be charged on this cost। कहने मतलब यही हुआ 1,50,000 को जो है ना मशीन खरीदा कैश में, 20,000 उसको इंस्टॉलेशन खर्चा हो गया, तो बचिए उसका कॉस्ट कितना हो गया 1,70,000। हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इस अमाउंट पे जब भी अगर हमको अकाउंट में ट्रीटमेंट करना होगा तो इस अमाउंट पे करेंगे। अगर डिप्रिसिएशन भी लगाना होगा तो इस पे लगाएंगे, ना कि इस पे लगाएंगे, ठीक है। सो चार्ज करना पड़ेगा। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन गोज अप, बोला गया 2 लाख, मतलब यहाँ पे आप बताओ हम जब मशीन खरीदे हैं उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज कर दिए तो उसका वैल्यू अभी है 1,70,000, लेकिन जो उस मशीन का जो मार्केट वैल्यू देख रहे थे कितना बता रहा है 2 लाख। सो ड्यू टू इन्फ्लेशन, किसके वजह से मशीन का दाम बढ़ गया, इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। सो देन द इंक्रीज वैल्यू ऑफ विल बी नॉट बी रिकॉर्डेड, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि आपका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 1,70,000, तो आपको 1,70,000 ही रिकॉर्ड करना है, ना कि 2 लाख रिकॉर्ड करना है। ये तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गया, लेकिन आपका अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना 1,70,000 पे ही होगा। इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो दिस कॉस्ट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस ईयर आफ्टर ईयर बाय चार्जिंग डिप्रिसिएशन एंड दिस एसेट आर शो इन द बैलेंस शीट, बोला गया एट बुक्स वैल्यू। सो कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। तो मान लो 1,70,000 का यहाँ पे जो मशीन का कॉस्ट है, अब इसी में अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 1,70,000 में से अगर आप माइनस कर लेते हो 50,000 रुपया डिप्रिसिएशन का, तो आपके पास 1,20,000 रुपया अगर मान के चलिए बचा, तो वो आपको बैलेंस शीट में एसेट मशीन में से, मतलब मशीन का दाम 1,70,000, डिप्रिसिएशन 50 रुपया काट के 1,20,000 रुपया आपको बैलेंस शीट में दिखाना होगा, ठीक है। मतलब इस पे नहीं, यही होता है बच्चा आपका कॉस्ट प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट, ठीक है। आगे समझो मैचिंग प्रिंसिपल। तो बोला कि यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल्स का मतलब ये जो मैंने कितना मेरे पास एसेट है, मेरे पास कितना लायबिलिटीज है, वो हमेशा मैच करना चाहिए, ये हम लोग सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मेड मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द सेम, हमेशा मैच करना चाहिए, ठीक है। सही मैच्ड बोला गया प्रिंसिपल फैसिलिटी द असेटमेंट of amount of profit or या loss incurred in the particular period by deducting the related expenses from the revenue recognized in the period of। तो यहाँ पे जो भी रिकॉग्नाइज दिया गया उसके हिसाब से जो भी डिडक्ट कर रहे हैं, तो जितना आपका एक्सपेंसेस है रेवेन्यू है वो आपको मैच करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो डी टू मैचिंग प्रिंसिपल क्यों करें, इससे क्या फायदा होगा। फायदा ये हम बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, असेटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, असेटमेंट ऑफ इनकम एंड रिसीव इन द एडवांस, और बोला गया अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट, ठीक है। और ये सब जो होता है भाई ये मैचिंग प्रिंसिपल्स होता है। देखिए इसका इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक पहला पॉइंट पे आता है, आप मान लो कोई ऐसा खर्चा जो अगला साल होने वाला है आप उसमें पहले ही खर्चा कर दिए, या इसको ऐसे समझ जाओ जैसे LIC प्रीमियम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो LIC प्रीमियम के मान लीजिए एक्सपेंसेस अगर ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो आप अगला महीने का EMI
पहले ही दे रखे हो, ठीक है ना, वो तो एडवांस में चला गया। लेकिन यहाँ बोला गया है वही प्रीपेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उसी तरीके से मतलब हम बाद में यूज करेंगे लेकिन पहले उसका रिचार्ज करवाएं, जैसे होता है ना मोबाइल में प्रीपेड रिचार्ज, मतलब क्या, पहले आप रिचार्ज कराओ और फिर उसका यूज करो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ गया, एक तरीके से ये भी आपके लिए एग्जाम्पल सुटेबल रहेगा। ये भी एक तरीके से असेटमेंट माना जाता है, असेटमेंट ऑफ इनकम रिसीव इन एडवांस। अगर मान लीजिए आपको जो है कोई इनकम अगर मिली, असेटमेंट क्या करना होगा, हिसाब जो मैच करना पड़ेगा। मतलब प्रिंसिपल ऑफ जो यहाँ पे आप प्रीपेड एक्सपेंसेस की हो बच्चा, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पहले ही आप खर्चा कर दिए हो, इसका भी आपको हिसाब मैचिंग कॉन्सेप्ट से विद इन द ईयर उसी साल के अंदर करना होगा, उसी फाइनेंशियल ईयर में करना होगा। अगला साल ट्रांसफर नहीं करने, अगला साल ट्रांसफर करने ही है तो सब हिसाब काट उठ के फिर अगला वो एडवांस में चला जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि असेटमेंट ऑफ इनकम रिसीव इन एडवांस, तो किसी भी लोगों को अगर इनकम अगर मान लीजिए एडवांस में मिल गया है तो भाई उसका ट्रीटमेंट तो होगा ना। तो भाई मेरे को 2 महीने का सैलरी एडवांस मिला था, तो अब इस साल तक जो भी सैलरी होगा वो अपना हिस्साबारी कर लेगा। अब अगला साल अगर बच गया है एडवांस में तो अगला साल शिफ्ट होगा, लेकिन पहले वन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो तो पहले मैच कर जाए, पहले एक साल का हिसाब मैच करना ही मैचिंग कॉन्सेप्ट है, बस इतना समझ जाओ, ठीक है। बोला यहाँ पे अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी आपको मैच करना बहुत जरूरी है। तो पहले आपने कितना से बिजनेस है ना स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से शुरू किया है, अभी कितना बचा है, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर मैच नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं चलता है। तो अकाउंटिंग जो होता है ना एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर बोला डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट, मैं ये बात बोल चुका हूं, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है, फिक्स एसेट पे लगता है, वो भी आपको मैच करना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग जो होता है बच्चा एक मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटिंग की अगर बात कर रहे हैं तो बोला गया है ये होता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स पे काम करता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा बच्चा हमेशा दो लोगों के बीच में ही हो पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ ट्रांजैक्शन जब भी अगर होता है तो एक सर्विस देने वाला, एक सर्विस लेने वाला, एक प्रोडक्ट को परचेज करने वाला, एक सेल करने वाला, है कि नहीं है। यहाँ पे डुअल नेचर दिख रहा है ना आपको उसी हिसाब से, यहाँ पे भी जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर होता है तो यहाँ पे डुअल प्रिंसिपल्स काम करता है, ठीक है। तो बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स बोला कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एक्सपेक्ट होते हैं, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है ऑफ इक्वल अमाउंट। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, जितना का डेबिट होगा उतना ही के क्या होना चाहिए, क्रेडिट भी होना चाहिए, है कि नहीं। आप जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ मशीनरी परचेज किया गया 5,000 रुपया कैश का, मेरे पास क्या आया, मशीन आया, मशीन आया ना, तो अपने खाता में अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे डेबिट, मतलब अपने खाता में मशीनरी अकाउंट को क्या कर लेंगे डेबिट। अब मेरे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब यहाँ पे अब ये अगर मान लीजिए 5,000 रुपया का मैंने अगर मशीन लिया है तो 5,000 रुपया डेबिट में लिखाएगा, 5,000 रुपया क्या लिखाएगा, क्रेडिट में। ये दोनों क्या होना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। एक तरीके से ये डुअल नेचर हुआ। अगर मेरे पास मशीन आया तो अपने हमने लिखा मशीन के लिए, उधर लिखा कैश के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया जितना क्रेडिट होगा उतना ही क्या होना चाहिए, डेबिट भी होना चाहिए। से अमाउंट इन द वन और मोर अकाउंट्स एंड वाइस वर्सा, जितना भी अकाउंट्स होगा सब में यही लगने वाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर के हिसाब से डबल एंट्री सिस्टम। अब मजेदार चैप्टर है। आपको अभी तक जो बोर फील हो रहा है, ठीक है ना, वो इसीलिए बोर फील हो रहा है क्योंकि अभी तक आपसे कोई क्वेश्चंस न्यूमेरिकली बातें नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अगला जो चैप्टर होगा बच्चा वो पूरे तरीके से मजेदार। अगला चैप्टर ने अब जितने भी चैप्टर है सब मजेदार वाला चैप्टर है, क्योंकि सब चैप्टर आपके लिए न्यूमेरिकल्स ही है। क्योंकि हम लोग कॉमर्स से अकाउंटेंसी लेते हैं, अकाउंट्स का मतलब न्यूमेरिकली तो बनाना पड़बे करेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स होता है एक तरीके से। मैथ देखिए हम यहाँ पे जो 2 चैप्टर है इसमें जो कि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चा, जो कि आप 11th क्लास जब कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं यहाँ पे अकाउंट्स का, तो आपको पहले कुछ आइडिया वाइडिया होता नहीं जिसको कैसे ट्रीट करना है। लेकिन जैसे 10th क्लास में अगर आते हो, 9th से 10th आते हो या 8th से 9th आते हैं, तो उसमें आपको पता रहता है जो हाँ इसको ये मैथ्स है, ये साइंस है, कुछ इस तरीके से पढ़ना है। लेकिन कॉमर्स में इस तरीके से बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम होता, इसीलिए 2 चैप्टर आपको पहले समझ लेना होगा क्या क्या बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। सो ड्यू टू दिस प्रिंसिपल द 2 साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में अगर बात करें तो 2 साइड्स आपको नजर आता है, ठीक है ना। एक साइड्स की अगर हम लोग बातें करें बच्चा तो डेबिट साइड्स होता है और दूसरा साइड्स क्या होता है, क्रेडिट साइड। या तो हम आपको ऐसे भी कह सकते हैं, एक तरफ होता है आपका एसेट साइड्स होता है और दूसरा तरफ क्या होता है,
लायबिलिटी साइड, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल एंड फॉलोइंग द अकाउंटिंग इक्वेशंस विल ऑलवेज होल्ड गुड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमेशा बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस शीट में होना चाहिए, बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस। देखियो यहाँ पे, देखो एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये एक इक्वेशन हुआ। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे आओ समझो, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो मान लीजिए राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, राम जो है ना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख से, इट इंक्रीज कैश इन एसेट साइड एंड कैपिटल इन लायबिलिटी साइड, बोला कि यहाँ पे जो है 1 लाख के हिसाब से चला जाएगा, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे देखो राम अगर स्टार्ट किया बिजनेस 1 लाख से, तो उसके कैपिटल्स कितना हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट होने के लिए कैपिटल्स का ट्रीटमेंट होता है, तो कैपिटल्स कितना हुआ 1 लाख, लायबिलिटीज इसमें फिलहाल नहीं है तो 0, तो सब जोड़ के यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। और जब बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो यहाँ पे उसके एसेट भी है ना कैश का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। तो एसेट साइड में यहाँ पे क्या लिखाएगा, कैश, और कैश के अंदर में आ जाएगा 1 लाख रुपया। तो कैश भी 1 लाख रुपया इधर है उसके पास, और कैपिटल जो कि इसमें ही आता है, लायबिलिटी तो कुछ नहीं है, तो लायबिलिटी 0 हो गया। और जो कि यहाँ पे 2 साइड होते हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स में आते हैं, तो ये दोनों एक तरफ हो जाते हैं, ये कैपिटल्स का अमाउंट है ना। मतलब ये हुआ आपने 1 लाख रुपया से बिजनेस अगर शुरू किया तो आपका कैश 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया आपका कैपिटल्स, मतलब पूंजी आप कितना लगा 1 लाख, और आपके पास एसेट उसका क्या बन गया 1 लाख का, तो दोनों क्या है, बराबर है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं डुअल एसेट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होगा, 2 पक्ष होता है। क्या पक्ष होते हैं, मतलब 2 साइड्स की बातें होगा, एक डेबिट की तरफ होगा और दूसरा क्रेडिट की तरफ होगा, ठीक है बच्चा। देयर आर 2 बेस ऑफ ascertaining प्रॉफिट्स या लॉस, नेमली कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। देखिए हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, या तो कैश बेसिस पे कर लेते हैं या तो एक्रूअल बेसिस पे कर लेते हैं। कैश बेसिस का मतलब ये हुआ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली ऑन द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। मतलब ये हम लोग ये मान के चलेंगे जब ट्रांजैक्शंस करेंगे, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं या तो सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे कैश बेसिस का मतलब ये हुआ सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट हमेशा कैश में हुआ होगा, इसीलिए हम उसको कैश बेसिस पे कह सकते हैं, ठीक है। द इनकम इन कैलकुलेटेड एज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसीव्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, सो ओवर actual cash payment regarding purchase of goods and expenses, rent, electricity, salary, etc. Entry is not recorded when a payment या receipt is merely due, ठीक है। तो जहां पे अगर मान लीजिए रिसिप्ट हुआ है, मतलब हमको पेमेंट मिला है या पेमेंट मैंने दिया है, उसको कैश बेसिस से मान लेंगे। और जहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ उसको एक्रूअल बेसिस, जो हमको फ्यूचर्स में बाद में मिलेगा, वो कौन सा बेसिस हो जाता है बच्चा, एक्रूअल बेसिस। जो बाद में हमको मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्रूअल इनकम्स आर नॉट ट्रीटेड, दिस मेथड इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द मैचिंग प्रिंसिपल। हम जैसे मान लीजिए जब तक पैसा अगर नहीं मिलेगा तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला बाद में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा जो मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैच करना चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग जो हम लोग बातें कर रहे हैं अकाउंटिंग थ्योरी का, तो अकाउंटिंग थ्योरी क्या कहता है, ये एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है। आपको डेबिट साइड क्रेडिट साइड मिलना चाहिए, जितना का खर्चा उतना ही आपका इनकम भी मैच होना चाहिए, ठीक है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर बातें करें तो बोला गया अंडर दिस प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड when they are recognized, that income is recorded as income, when it is accrual when its transaction take place, irrespective of the fact whether cash is received or not. Similarly, expenses are recorded when they are incurred या become debt and not when the cash is paid for them। मतलब यही है यहाँ पे एक्रूअल बेसिस का मतलब। देख लो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए कैश रिसीव हुआ तो उसको आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया। सिमिलरली बोला यहाँ पे एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेनेवर दे आर इनकर्ड दैट बिकम ड्यू और नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम। जब तक आपको पैसा नहीं मिला है तब तक वो क्या माना जाएगा, एक्रूअल बेसिस पे ही माना जाएगा, ठीक है। सो अंडर दिस अगर यहाँ पे बातें करें बच्चा, अंडर दिस सिस्टम एक्सपेंसेस सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्वायर्ड इनकम, ये सब एक्रूअल बेसिस पे होगा। इसको हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे,
एक्रुअल बेसिस पे मान लेंगे, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, या एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब जो है ना एक्रुअल बेसिस पे होता है, ठीक है। सो अंडर दिस कंपनीज लॉ, ये ध्यान रखना बच्चा, अंडर द कंपनीज अमेंडमेंट्स, मतलब मैंने बताया था जो लॉ चेंजेस होते रहता है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे आगे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे। सो अमेंडमेंट बोला गया एक्ट 2013, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू maintain their accounting according to the accrual basis of accounting। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बताया जा रहा है जितनी भी कंपनी है उसके पास ऐसा अगर ट्रांजैक्शंस अगर होता है तो वैसे ट्रांजैक्शंस को एक्रुअल बेसिस पे करना अनिवार्य है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं जो एक्रुअल बेसिस पे कैसे ट्रांजैक्शंस होता है और कैश बेसिस पे कैसा ट्रांजैक्शन होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, जब डिफरेंस अगर पता चल जाता है ना बच्चा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। चलो अब यहाँ पे एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे बेसिस, यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो एक्रुअल बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, बोला कि यहाँ पे एक्रुअल बेसिस पे दोनों टाइप का ट्रांजैक्शन होगा। जैसे होता है तो रिकॉर्ड, लेकिन क्या होता है ना, जैसे एक्रुअल बेसिस में बात कर रहा हूँ, कभी कभी होता है ना जब मैं बाद में पैसा दूंगा, अगर क्रेडिट मान लीजिए लिया है, इसमें क्या हुआ, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। अब कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जैसे आप देखो, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, किसके बेसिस पे, एक्रुअल बेसिस पे। लेकिन कैश बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ कैश वाला ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा अब, ठीक है। एक्रुअल बेसिस का मतलब होता है यहाँ पे क्रेडिट या कैश, दोनों तरीके से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कैश में सिर्फ कैश वाला, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें तो बोला गया एक्रुअल बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन करेक्टली ड्यू टू द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ए ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जो हमको प्रॉफिट और लॉस होगा एक्रुअल बेसिस पे वो सही होता है, ठीक है। लेकिन कैश बेसिस पे सिर्फ कैश न होता है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट लॉस होगा वो सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन है। उसी तरीके से अगर बच्चा और भी अगर बात करूं तो यहाँ बोला गया डिस्टिंक्शंस बिटवीन कैपिटल्स एंड रेवेन्यू आइटम्स के लिए, तो दिस मेथड मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल्स एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो ये जो एक्रुअल बेसिस पे होता है, तो एक्रुअल बेसिस पे रेवेन्यू जो बिटवीन कैपिटल्स और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस अच्छे तरीके से बता देता है, लेकिन इसमें हम लोग को अच्छे तरीके से नहीं बताते क्योंकि इसमें सिर्फ कैश की बात होता है। तो दिस मेथड डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, क्योंकि ये कैश बेसिस। फिर बोला कि लीगल पोजीशंस, दिस बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। एक्रुअल बेसिस जो होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सारे कंपनियों वाले को जो है ना ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन कैश बेसिस पे कोई कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, इस पे ऐसी बातें नहीं होता है, ठीक है। अब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसको थोड़ा ध्यान से समझे। अब यहाँ पे आपको जो है ना इस चैप्टर का एंडिंग पॉइंट आ चुका है। अब यहाँ पे मैं फाइनल आपको डिसीजंस ये देने वाला हूँ कि कौन कौन से जो लीगल प्रोविजंस होते हैं, लीगल जो थ्योरीज होते हैं, जो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ने आपको कहा है ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। इसको याद रखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो द अकाउंटिंग बोला यहाँ पे प्रिंसिपल या गैप, इसको क्या बोल सकते हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलो या गैप हैव बीन डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट and convenes to the bring comparability and uniformity in the financial statement। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको किस तरीके से कोई भी चीज को ट्रीट करना है समझो। बट गैप ऑल्सो अलाउ लार्ज नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ऑफ द सेम आइटम्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेम आइटम को बोला गया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीटमेंट करने के लिए बताया तो जाता है, लेकिन बोला गया में अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, सबका अपना अपना पॉलिसी होता है। पॉलिसी फॉर द सेम ट्रांजैक्शंस, सेम ट्रांजैक्शंस के लिए पॉलिसी भी है। सो ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द सेम आइटम्स ओवर द डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स, ठीक है। एज ए रिजल्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम्स inconsistency and the comparability होता है। So it was felt and certain minimum standards should be universally applicable so that the accounting statements have the qualitative characteristic of relative relevance, understandability and comparability। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी IASC, मतलब सब बात की एक बात, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या जिसको आप गैप बोल सकते हो, ठीक है ना, तो बताया जा रहा है भाई ये जो होता है ना
ये एक ऐसा पॉलिसी को तैयार करता है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग बिजनेस तरह से सेम ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ बता रहा है, ठीक है। अब वो ट्रीटमेंट क्या और किस तरीके से होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सर नाउ बोला गया है, रीनेम कर दिया गया यहाँ पे, नाउ रीनेम एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कमेटी, जिसको आप क्या बोला गया IFRC, पहले क्या था IASC। दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में अगर बात करें तो ICA के तहत जो है इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं ICWA, आजकल हो गया है एक और जिसको अगर कहें तो ICMA की बात बोला जाता है, मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से। आर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, सो ICAI सेट अप द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो एक तरीके से एक जो है ना यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को जो सेटअप लगा जिसको ASB बोलते हैं, जो 1977 में, टू आइडेंटिफाई द एरिया इन विच यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। तो हर एक जगह पे जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो हिसाब होना चाहिए, वो सब डिसाइड करेगा ASB। सो ASB जो प्रिपेयर एंड सबमिट्स अ ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द काउंसिल ऑफ ICAI, ठीक है। द काउंसिल ऑफ बोला गया ICAI इश्यू द ड्राफ्ट्स consideration on the commitments received the council of ICAI, ठीक है, notify for this use of for the financial statement। मतलब यही यहाँ पे ये सब अलग अलग जो ब्रांचे इंस्टीट्यूशंस की बातें कर रहे हैं, ये सब क्या करते हैं भाई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए है ना यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है कौन सा बातें कहाँ पे, कौन सा आइटम्स कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बोला कि क्या है AS, क्या है, इसको आप AS भी बोल सकते हैं। देखो इसमें यहाँ पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आपको आगे चल के मैं सब सिखाऊंगा। AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कभी आएगा जो AS26, AS20, ठीक है, AS21, AS23, 15 ऐसे करके। अब वो क्या होता है तो मैं आपको लिस्ट दूंगा बाद में। बोला यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटेन स्टेटमेंट्स इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम, वो इंस्टीट्यूशंस द्वारा दिया जाता है। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स specifying uniform rules and practices for the drawing the financial statements, ठीक है। so objectives of the accounting standards की अगर बात है, क्या मेन उद्देश्य होता है AS का, ठीक है ना, वो क्यों बोला जाता है AS के हिसाब से। जैसे आप ये बताओ, आप लोग जैसे आर्टिकल्स होते हैं, तो आर्टिकल्स तो पब्लिक के राइट्स के लिए होते हैं, उस तरीके सेक्शंस होते हैं पब्लिक के पनिशमेंट के लिए होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे AS जो होता है बच्चा, जो अकाउंट्स में हमको कौन से आइटम्स को किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है वो हम लोग को राइट्स देता है, ठीक है ना। तो सिखाता है भाई AS क्या कहता है, आपको मैं ये राइट्स दे रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना के हिसाब से आपको इसमें इसको ट्रीटमेंट करना है, ट्रीट करना है, ठीक है ना। यही तो होता है AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर दे रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, लाता है इन अकाउंटिंग करने के लिए, प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी by proposing a standard treatment in preparations of the financial statements, ठीक है। सेकंड बोला गया टू इंप्रूव रियलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिलायबल फॉर वेरियस यूजर्स बिकॉज these standards are create a sense of confidence among the users। ये जो AS होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए एक रिलायबल होता है, रिलेवेंस होता है, ठीक है ना, जो कि कॉन्फिडेंस देता है कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले लोगों को, जहां आप इसको ऐसे ही लिखो, इसको इसी साइड में लिखो, ठीक है ना। तो प्रॉपर कौन सा साइड है, कहाँ पे जाने वाला ये आइटम्स है, कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा, इसको आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात बोला कि यहाँ पे टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ क्वांटिफाइंग द अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है बच्चा, वो किसी भी फ्रॉड को हटाने के लिए होता है, कि किसी भी तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें तो किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो पाए, ठीक है। अगली बात लिखा है यहाँ पे टू हेल्प ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कौन होता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है जो बड़े बड़े बिजनेस के है ना एक पिलर की तरह काम करता है, वही एक तरीके से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट की बातें कहता है, जो बैलेंस शीट को चेक करता है, कहने का मतलब यही हुआ। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, सो इट इज हेल्प ऑडिटर टू ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट को जो ऑडिट करेगा, ठीक है ना, जो हिसाब बारी करेगा वही क्या होता है, ऑडिटर होता है। ऑडिटर एक प्रकार का CA के बोल दो, ठीक है ना, जो किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को रीड करता है, समझता है, ठीक है ना, फिर बताता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। और ये भी जो
ऑडिट करने का जो राइट्स है जो सीए के पास है, ठीक है ना, सीए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कहाँ से देख के समझ के बातें करेगा, एएस के देख के, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देख के ही रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए बच्चा, आपको सीधा सीधा बात ये कहूँ, जैसे मान लीजिए जज होता है तो जज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लॉ लिखा हुआ है, ठीक है ना, या अलग अलग प्रकार के जो लॉ है, चाहे क्रिमिनल लॉ की बातें करें, सिविल लॉ की बातें करें, उस लॉ में से जो जो बातें होगा उसी के कोड के हिसाब से जो कोडिफाई किया गया है, उस कोड के हिसाब से, उस लॉ के हिसाब से, उस सेक्शन के हिसाब से किसी भी पर्सन को सजा सुनाता है कि नहीं। उसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखते हुए हम लोग किसी भी आइटम्स को ट्रीटमेंट कहाँ पे करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। दिस टर्म रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टैंडर्ड इशू बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली टू हेल्प द पार्टिसिपेंट इन द वेरियस कैपिटल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर यूजर्स। तो हम कह सकते हैं इंडिया के लिए हम लोगों ने बात किया ICAI, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैंने बात करा। आप यहाँ पे बोला गया भाई अगर आपको पूरे विश्व की अगर बातें करें इंटरनेशनल, तो ये बोर्ड आपको सही तरीके से कंट्रोल करेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चा, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली टू द हेल्प द पार्टिसिपेंट इन द वेरियस कैपिटल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर यूजर्स। तो देखो कैपिटल मार्केट्स, जिसे हम शेयर मार्केट की बातें बोल सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है, लेकिन कैपिटल मार्केट में जो बड़े बड़े बिजनेस लोग, कॉर्पोरेट लोग होते हैं, ठीक है। अब लगे IFRS जो बोर्ड होता है, ठीक है ना, वो किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखता है। बोला गया यहाँ पे कुछ ऐसे जो है ना IFRS के अंदर में काम होता है स्टेटमेंट का, जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, द एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट आर, इसमें कौन कौन चीज होता है, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी होते हैं, ठीक है। फिर कॉम्प्रहेंसिव की अगर बात करें, कॉम्प्रहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, जो कि हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, ये सब जो दिख रहा है बच्चा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर अकाउंटेंसी में है। फिर कॉम्प्रहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, ये भी 12th क्लास पढ़ने वाले हैं। द एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट आर रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन इक्विटीज की बातें करें, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बातें करें, नोट्स एंड सिग्निफिकेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सब IFRS के द्वारा जो है तय किया जाता है कब और कहाँ पे बनाना है। फिर बोला कि मेन डिफरेंस अगर देखा जाए IFRS का और AIS का, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग में है, वो क्या है। तो बोला कि IFRS कहता है इंटरनेशनल जो होता है वो प्रिंसिपल होता है बेस, वाइल IAS आर रूल बेस, ठीक है। जो इंडियन जो होता है वो रूल बेस पे काम करता है, ठीक है ना, और ये जो IFRS जो होता है वो प्रिंसिपल पे बेस होता है, वो अपने सिद्धांत पे बेस होता है, ये नियम पे बेस होता है, ठीक है। दूसरा अगर रेफरेंस अगर देखा जाए बच्चा, IFRS आर बेस ऑन फेयर वैल्यू होता है, इसमें जो IFRS की बात करें जो इंटरनेशनल होता है वो फेयर वैल्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन जो इंडियन की अगर बात करें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, वो बेस होता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब पहले का स्थिति के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आई होप मैंने चैप्टर जो 2 है थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया, क्योंकि बच्चा क्यों थोड़ा हो सकता है, मुझे लग रहा है जहां तक आपको बोर फील हुआ होगा, क्योंकि देखिए इसमें पूरे तरीके से थ्योरेटिकल ही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे चाह रहा था इसको वन शॉट में ही इसको खत्म करने की कोशिश करूं, वन शॉट है, और वन शॉट कहने का मतलब ये हुआ जो मैं चाहता हूं इसको अच्छे तरीके से आप एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और कमेंट करें आपको कहां तक समझ में आया है। इसमें आपको उतनी बातें इंफॉर्मेशन अगर कहें काफी है, जिससे आपको जो है थोड़ा आगे हेल्प मिल सकता है, ठीक है। तो आपके लिए बच्चों यहाँ पे एक होमवर्क है जो कि मैंने आपके जो भी अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना, जो आज का जो वीडियो था, ठीक है ना, उसके लिए आपको यहाँ पे मैं आपको 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं। देखिए मैंने आपको पढ़ा है एक्सप्लेन द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ये जो व्हाट इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेटलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही सब इसमें हम लोग पढ़े लगभग में। तो आप लोग इसका जवाब जरूर देना, ठीक है ना, और बताना कैसा आपको वीडियो लगा, ठीक है। तो आई होप अब आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे का जो वीडियो है आपको सही तरीके से मिल सके, ठीक है। थैंक यू।